आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हम ये पढ़ने वाले थे जल कैसे प्रदूषित होता है, एक विशिष्ट अध्ययन अपन यहाँ पर देखने वाले थे जिसमें अपन गंगा नदी का जो प्रदूषण है उसके बारे में बात करने वाले थे। बोलो यही बात थी अपनी, ठीक है नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। एक बार मैं इसको तो आगे बढ़ते हैं अब। यस सर। देखो भाई, गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। यह अधिकांशतः उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या का पोषण करती है। पोषण का मतलब कि वहां पर जो भी खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं उसमें गंगा नदी के जल का विशेष योगदान होता है। करोड़ों व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं और जीविका के लिए इस पर निर्भर है, परंतु हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF, अंडरलाइन कर लो इसको, ये पूरा नाम हाँ आपसे सर। पूछा जा सकता है, WWF का विश्वव्यापी कोष द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि यह नदी जिन मार्गों से होकर के बह रही है वो मार्ग ही अवरुद्ध हो जाए और गंगा नदी बहना ही बंद कर दे। इसके प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। इतने प्रदूषण स्तर तक पहुंचने का कारण यह है कि जिन शहरों एवं बस्तियों से होकर यह नदियां प्रवाहित हो रही है वहां के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट, अनुपचारित वाहित मल, मृत जीव तथा अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे इस नदी में फेंक रहे हैं। तो इस नदी के प्रदूषित होने का कारण क्या है कि नदी जहां जहां से होकर के बहती है वहां के आसपास के लोग इस नदी में कूड़ा करकट डाल रहे हैं, अनुपचारित वाहित मल डाल रहे हैं, टॉयलेट का इनका जो भी अपशिष्ट निकलता, कचरा निकलता सब नदी में डालते हैं। वो मृत जीव, जो मरे हुए जीव है उनको भी वो कहाँ डालते हैं? गंगा नदी में। जैसे देखो अपने यहाँ तो किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो केवल राख लेकर के जाते हैं यहाँ से, है ना? लेकिन उस नदी के आसपास जो लोग मरते हैं तो वो सीधा क्या करते हैं? शव को ही जल में बहा देते हैं, उससे उसकी मोक्ष हो जाती है। वो ऐसा मानते हैं भाई गंगा नदी में बहाने से उसकी क्या हो जाएगी? मोक्ष हो जाएगी, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। कोई गाय मरती है, बैल मरता है, सबको वो क्या करते हैं? गंगा नदी के अंदर बहा देते हैं। अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे ही इस नदी में क्या किए जाते हैं? फेंक दिए जाते हैं। वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि इसके जल में जल जीव जीवित नहीं रह पाते, वहां यह नदी निर्जीव हो गई है। तो नदी में जल बह तो रहा है लेकिन नदी में प्राकृतिक रूप से मछलियां और अन्य जो जलीय जीव रहते हैं यदि वो उस जल में जीवित नहीं रह पाए तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि नदी क्या हो चुकी है? निर्जीव हो चुकी है। निर्जीव होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें जल नहीं है, जल तो है लेकिन उसमें जो जीवन पाया जाता था वो नहीं पाया जा रहा है, तो इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे? निर्जीव नदी बोलेंगे, है ना? निर्जीव नदी होने का मतलब समझ में आ गया? अब ये अंडरलाइन करो, यस। 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि गंगा नदी को बचाने के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं प्रारंभ की गई, तो उसमें से एक परियोजना का नाम क्या है? गंगा कार्य परियोजना। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1985 में की गई थी। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा कार्य परियोजना कब शुरू की गई थी? तो कब की गई थी भाई? तो इसको अंडरलाइन करें क्या? हाँ इसको 1985। अंडरलाइन करो। हाँ 1985 को की गई थी। तो यहां से दो प्रश्न बनते हैं, मैंने आपको बताए हैं दोनों प्रश्न।
हाँ आगे देखिए अब, परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकरण ने पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफी हानि पहुंचा दी है। स्थिति को भली भांति समझने के लिए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस नदी हाँ देखो, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है। तो सर्वाधिक प्रदूषण इस नदी में कहां पर? उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में है। तो ये भी आप अंडरलाइन कर लो। गंगा नदी का सबसे ज्यादा प्रदूषण कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश का जो कानपुर वाला जिला शहर है वहां पर हो रहा है। किया अंडरलाइन? कानपुर Yes. उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहर में से एक है। तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा, कचरा ज्यादा होगा, वाहित मल ज्यादा निकलेगा, सारी चीजें। ये देखो, ये गंगा नदी के अंदर ये कचरा डाल रहे हैं ना, तो ये सारा क्या कर रहा है? प्रदूषण फैला रहे हैं। हाँ, इस नदी में लोगों को स्नान करते, कपड़े धोते तथा मल मूत्र त्यागते देखा जा सकता है। जैसे अपने राजस्थान में भी कई गांवों में ऐसा होता है, व्यक्ति खेत में मलमूत्र त्याग करके आ जाता है, फिर कोई नदी है उसको जाकर के प्रदूषित करता है। वे इस नदी में कूड़ा करकट, पूजा फूल, पूजा सामग्री, जैव अनिम्नीकरणीय पॉलीथीन की थैलियां फेंकते हैं। कानपुर में नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है तथा नदी का प्रवाह अति धीमा है। इसके साथ ही कानपुर में 5000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें उर्वरक, अपमार्जक, चर्म, पेंट की फैक्ट्रियां सम्मिलित है। तो वहां पर इस तरीके के उद्योग धंधे लगे हुए हैं जहां पर उर्वरक बनते हैं, अपमार्जक डिटर्जेंट, चर्म का मतलब चमड़ा उद्योग से संबंधित, और पेंट का मतलब जो अपन कलर करते हैं ना वो वाली। तो ये सारी फैक्ट्रियां वहां पर है। तो इनसे जितना भी कचरा निकलता है रासायनिक, उस सबको भी वो क्या डाल देते हैं? गंगा नदी के अंदर डाल देते हैं। तो ये औद्योगिक इकाइयां विषाक्त रासायनिक अपशिष्ट का नदी में विसर्जन करती है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर सर अंडरलाइन कर रहे क्या उसको? नहीं रहने दो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी के जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? बता सकते हो ना भाई? अब उत्तरदायी कारक, नदियों में मलमूत्र का Yes. विसर्जन करना, नदियों में वाहित अपशिष्ट मल को पदार्थ। डाल देना, फैक्ट्रियों के कपड़े अपशिष्ट पदार्थ को नदियों में डाल देना, जो जलाशय उनमें या नदियों में नहाना धोना, इन सब के कूड़ा कारण जल कचरा। प्रदूषण। हाँ, पॉलीथीन की थैलियां नदियों में डालना, मृत शवों को नदियों में बहा देना, इन सारी चीजों से क्या होता है? जल का प्रदूषण होता है। गंगा नदी की पूर्व गरिमा प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो उपाय यही है कि हम ये जो भी कारण है इनको रोके। कूड़े करकट आदि का विसर्जन किस प्रकार नदी के जीवित प्राणियों को प्रभावित करता है? देखो, जो कूड़ा करकट होता है, ये जो नदी का जल है उसमें ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देता है। तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो वहां के जो जलीय जीव है उनके मरने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, एक मिनट भाई। बहुत सी औद्योगिक इकाइयां हानिकारक रसायनों को नदियों तथा नालों में प्रवाहित करती है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। इसके कारण, इसके उदाहरण देखो। सर जल प्रदूषण को अंडरलाइन कर ले। नहीं, आपको जल प्रदूषण की तो अलग से परिभाषा लिखवा दी थी मैंने। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो इसके उदाहरण तेल परिष्करणशालाएं, कागज फैक्ट्रियां, वस्त्र, चीनी मिलें एवं रासायनिक फैक्ट्रियां हैं। ये उद्योग जल का रासायनिक संदूषण करते हैं। इन विसर्जित रसायनों में आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड होते हैं। ये सब विषैले तत्व होते हैं भाई, तो जिनसे पौधे एवं पशुओं में क्या पैदा होंगे?
गंभीर रोग पैदा हो जाएंगे भाई। हाँ, तो आविष्ता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? आविष्ता। सुनिए भाई ध्यान से, नदी का जो जल है उसके अंदर जहरीले तत्व आ गए। कैसे तत्व आ गए? जहरीले तत्व। अब इस जहरीले तत्व वाले जल के अंदर यदि कोई पौधा निवास करता है तो जल के साथ साथ वो भी जहरीले पदार्थों को भी अवशोषित करता है। और यदि जैसे मान लीजिए मछली जैसे जलीय जीव है, यदि वो उस जल में निवास कर रही है तो जल के साथ साथ इस जहरीले पदार्थ को भी वो अपने शरीर में अवशोषित कर लेंगे, तो मछली के शरीर में भी वो जहरीला पदार्थ आ जाएगा। तो आविष्ता उत्पन्न होने का मतलब है कि पौधों में और जंतुओं में भी क्या आ जाएंगे? जहरीले पदार्थ आ जाएंगे। अब मानव अपना भोजन कहां से प्राप्त करता है? या तो पौधों से या जंतुओं से। जैसे पौधे से कोई सामग्री वो प्राप्त करेगा, कोई फल तोड़ करके खाएगा तो जहरीला पदार्थ होगा उसमें, और उसको वो खाएगा तो उसके शरीर में जाकर के वो जहरीला पदार्थ क्या करेगा? नुकसान करेगा। ऐसे ही समुद्र के जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो मछली को भोजन के रूप में काम में लेते हैं, और मछली जहरीले जल वाली है तो उसमें भी जहरीला पदार्थ पाया जाएगा। तो यदि वो ऐसी मछली को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो क्या होगा? वो जहरीला पदार्थ उनको नुकसान मर जाएंगे। लोग मरना तो सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके शरीर में कई सारी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती है जो उनके जल्दी मरने में सहायता करती है, ऐसा मानो आप, है ना। हाँ सर। इसे रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए हैं। अधिनियम का मतलब कानून बनाए हैं। इनके अनुसार उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्ट को जल में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना चाहिए। उपचारित करने का मतलब यह है कि उद्योग कोई भी कचरा बाहर निकाल रहा है तो उसको पहले ऐसे रूप में परिवर्तित करें कि वो जलीय जीवों को और जल को नुकसान नहीं पहुंचाए। परंतु प्राय इन नियमों का पालन नहीं होता। बस हमारे भारत में सबसे बड़ी कमी यही है, कानून बन जाते हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता है ठीक प्रकार से। और इसी वजह से जो भी अपन कानून बनाते हैं, सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं वो ठीक प्रकार से लागू ही नहीं हो पाते हैं। अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है, जिसके कारण उसकी अम्लीयता तथा कर्मियों की वृद्धि में परिवर्तन होता है। मृदा के अंदर कर्मी भी रहते हैं, जानते हो कर्मी? नहीं नहीं सर, सर। केंचुआ। हाँ केंचुआ, ये केंचुआ हमारी भूमि को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है। लेकिन यदि हम ऐसा जल सिंचाई के लिए काम में ले लें जो अम्लीयता बढ़ा दे धरती की, या फिर उसके कर्मियों को नष्ट कर दे, तो भूमि का उपजाऊपन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हमने अध्याय 1 में देखा था कि फसलों की सुरक्षा के लिए पीड़कनाशी और अपतृणनाशी कितने महत्वपूर्ण हैं? बताइए, पीड़कनाशी का मतलब क्या है? हाँ, और अपतृणनाशी का मतलब क्या है? बताइए, आपने पढ़ा था खर पतवार। हाँ, तो खरपतवारनाशी होते हैं ना, उन्हीं को क्या बोला जाता? अपतृणनाशी बोला जाता है। तो ये पीड़कनाशी और खरपतवारनाशी दोनों ही जो होते हैं ये जल को प्रदूषित करते हैं। भले ही हम खेती करते समय इनका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इनका ज्यादा उपयोग हमारी धरती के लिए, जल के लिए नुकसानदायक होगा। ये सभी रसायन जल में घुलकर खेतों से जलाशयों में पहुंच जाते हैं। ये भूमि में रिसकर भूम जल को प्रदूषित करते हैं। तो जो भी हम कीटनाशक डालते हैं वो खेत में जब बरसात होती है तो बरसात के पानी के साथ बह करके पहले तो कहां जाएगा? जलाशय में। और जलाशय का पानी जब रिस रिस करके भूमि के नीचे चला जाता है तो भूमि के नीचे जो जल होता है उसे क्या कहा जाता है? भूमिगत जल या भौम जल कहा जाता है। तो जब वो जल भूमिगत जल में बदलता है तो वो भी क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि उसमें भी वो कीटनाशक मिल जाते हैं। क्या आपने ऐसे तालाबों को देखा जो दूर से देखने पर हरे प्रतीत होते हैं? कैसे प्रतीत होते हैं? हरे। तो ध्यान से, आपने खेतों में क्या डाले?
उर्वरक उर्वरक डाले कि नहीं डाले? जब डाले। बरसात होगी, हाँ, डाले जब बरसात होगी तो क्या होगा, ये उर्वरक बरसात के जल के साथ बह करके कहाँ चले जाएंगे, जलाशयों में चले जाएंगे। अब जलाशय में क्या हो गया, उर्वरक हो गया, तो वहां के पौधे तेजी से वृद्धि करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? करेंगे। करेंगे। जलाशय किससे भर जाएगा, वो पेड़ पौधों से भर जाएगा। अब जब वो पेड़ पौधे मरते हैं ना भाई, क्योंकि आप सबको पता है कि जो पौधा उगा है उम्र पूरी होने के बाद में उसकी मृत्यु तो होगी। तो जब वो पेड़ पौधे मरते हैं और सड़ते हैं पानी के अंदर ही, तो बहुत ज्यादा मात्रा में दुर्गंध निकलती है और जलाशय के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव क्या होने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं। तो देखो, क्योंकि बहुत से शैवाल उसमें उग रहे क्योंकि बहुत से शैवाल उसमें उग रहे होते हैं, यह उर्वरक में उपस्थित नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे रसायनों की अधिक मात्रा के कारण होता है। यह रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटक के लिए भोजन का कार्य करते हैं। ये अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में क्या आ जाती है, कमी हो जाती है, और जलीय जीव इस कारण क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जब उर्वरक बह करके जलाशयों में जाएंगे तो वहां पर जो छोटे छोटे शैवाल और पेड़ पौधे उगते हैं उनको खूब सारा पोषक तत्व मिलेगा, इसलिए वो फटाफट से वृद्धि करेंगे। और जब वही जीव मरते हैं, उनके शरीर का अपघटन होता है, तो उस अपघटन के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए वहां के जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं हम। स्मरण कराना क्रियाकलाप, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम पुरानी कक्षा में, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आपने कक्षा 7 में अपने क्षेत्र में वाहित मल निपटान व्यवस्था की जांच की थी। क्या आपको याद है आपके घर से वाहित मल कैसे एकत्रित किया जाता और फिर वह कहाँ गया? तो देखो, वैसे तो क्या है कि जो बड़े बड़े महानगर है उसमें सीवीज लाइन डाली हुई रहती है, तो जिन भी घरों से वाहित मल निकलता है, कचरा निकलता है, उस सीवीज लाइन के द्वारा उनको इकट्ठा किया जाता है और फिर उस वाहित मल को उपचारित करके वापस जलाशय के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा करने से जल प्रदूषण की मात्रा बहुत कम हो जाती है। लेकिन हमारे जैसे छोटे शहर है तो वहां पर इस तरीके की व्यवस्था है क्या? नहीं है। देखो, कभी कभी अनुपचारित वाहित मल भी सीधे नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, बिना उपचार के उसको नदियों में छोड़ दिया। इसमें खाद्य अपशिष्ट, अपमार्जक, सूक्ष्म जीव आदि होते हैं। क्या भौम जल वाहित मल द्वारा प्रदूषित हो सकता है? तो बिल्कुल, भौम जल भी वाहित वाहित मल के द्वारा प्रदूषित हो सकता है। कैसे? क्योंकि भूमि में जब जल रिस करके जाएगा तो वो भौम जल को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक, इस तरीके के क्या होते हैं, वे रोगाणु पाए जाते हैं तथा परजीवी हो सकते हैं, जिनसे हैजा हैजा में क्या होता है, उल्टी और दस्त जैसी समस्या होती है। जब व्यक्ति में बहुत ज्यादा उल्टी और दस्त होते हैं तो शरीर में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है और मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। मियादी बुखार, पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक है। देखो, ये अंडरलाइन करो आप, स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के क्या है भाई, सूचक है। हाँ, सुनो मेरी बात। जब हम जल की जांच करते हैं, भाई जल कितना ज्यादा वाहित मल के द्वारा प्रदूषित है, तो हमारी आंतें जो होती है उसमें एक जीवाणु पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं कोलीफॉर्म जीवाणु। और ये कोलीफॉर्म जीवाणु जो होता है हमारे मल के अंदर भी पाया जाता है। अब यदि यही मल मान लीजिए पानी में जाकर के मिल गया है, हमें पता नहीं है कि मल मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया है, लेकिन जब हम इस पानी की जांच करते हैं और इसमें कोलीफॉर्म जीवाणु का स्तर बढ़ा हुआ आता है तो अपन ये मान लेते हैं
कि ये जल किसके द्वारा प्रदूषित हो चुका है, मल के द्वारा प्रदूषित हो चुका है। तो जल के प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए जल में कोलीफॉर्म जीवाणुओं की भी जांच की जाती है। कोलीफॉर्म जीवाणु जितने ज्यादा, इसका मतलब वो जल वाहित मल के द्वारा उतना ही ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। यदि जल में ऐसे जीवाणु हैं तो इसका यह अर्थ है कि वह जल मल युक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है। यदि इस प्रकार के जल का हम उपयोग करते हैं तो हमें विभिन्न संक्रमण हो सकते हैं। तो यदि इस तरीके का अपन जल पिएंगे तो हैजा, पीलिया, मियादी बुखार, इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में पैदा हो जाएगी। क्या आप जानते हैं गर्म जल भी प्रदूषक होता है? गर्म जल प्रदूषक क्यों होता है? देखो, गर्म जल में ऑक्सीजन नहीं होता है, और यदि आप गर्म जल किसी जलाशय में डालते हैं तो उस जलाशय की जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, और वहां के जो जलीय जीव है उनको श्वसन के लिए ठीक प्रकार से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। यह जल प्राय विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों से आता है। इसे नदी में बहाया जाता है। ये जलाशय के ताप में वृद्धि कर देता है, जिससे उसमें रहने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो वहां पर जो जलीय जीव पहले से रह रहे थे उनको ठीक प्रकार से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी यदि आप जलाशय में क्या मिला देते हैं, गर्म जल मिला देते हैं। तो पेयजल क्या है, जल को शुद्ध कैसे किया जा सकता है? देखो, पीने योग्य जो जल होता है उसे अपन पेयजल कहते हैं। ध्यान रखना, शुद्ध जल और पेयजल दोनों अलग अलग है। शुद्ध जल और पेयजल ये दोनों क्या है, अलग अलग है। शुद्ध जल तो बिल्कुल शुद्ध जल होता है जिसमें किसी भी प्रकार के कोई लवण घुले हुए नहीं रहते हैं, और ये फीका फीका सा लगता है आपको, है ना। और ये जो पेयजल है वास्तव में तो एक प्रकार का अशुद्ध जल है ये, लेकिन इस पेयजल में लाभदायक खनिज लवण घुले हुए रहते हैं। कैसे लवण घुले हुए रहते हैं? लाभदायक लवण घुले हुए रहते हैं। अब यदि अशुद्ध जल में ऐसे पदार्थ आकर के मिल जाए जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाए, तो फिर हम उस जल को कैसा जल बोल देंगे? दूषित जल कह देंगे, है ना। पेयजल का मतलब जल शुद्ध नहीं है, अशुद्ध ही है, लेकिन उसमें कौन से लवण घुले हुए हैं? अच्छे वाले लवण घुले हुए हैं। और दूषित जल का मतलब भी जल अशुद्ध तो है लेकिन उसमें शरीर के लिए हानिकारक लवण घुले हुए हैं। और शुद्ध जल का मतलब उसमें केवल जल है, जल के अलावा और कोई सा भी पदार्थ नहीं घुला हुआ है। क्रियाकलाप 18.7। आइए दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सरल पदार्थों से जल फिल्टर बनाएं। एक प्लास्टिक की बोतल लेकर उसे बीच से 2 बराबर भागों में काटिए। इसके ऊपरी भाग को उल्टा करके कीप के रूप में नीचे के भाग में रखिए। इसके भीतर कागज के नैपकिन अथवा पतले कागज की कपड़े की एक परत बनाइए। देखो भाई, कीप आप सभी जानते हैं, कुप्पी बोलते हैं जिसको, तेल डालने के लिए इनके काम आती है। तो उसका जो सिरा होता है अंदर वाला, वहां पर हमें क्या लगाना है? कागज के नैपकिन या फिर पतले कपड़े की एक परत लगा देनी है। इसके ऊपर रुई, रेत, फिर बजरी की परतें बिछाइए। अब इस फिल्टर का गंदला जल उड़ेलिए तथा फिल्टरित जल का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों पर अपने मित्रों तथा अध्यापक के साथ चर्चा कीजिए। पीने से पहले हमें जल को फिल्टर करने की आवश्यकता क्यों है? देखो भाई, अब ध्यान से देखना इधर। देखो, एक बोतल थी हमारे पास में, हमने क्या किया है, उस बोतल को काट लिया है 2 हिस्सों में। बोतल का जो ऊपरी हिस्सा था उसको इसी कटे हुए हिस्से पर हमने कैसा रखा है? ऐसे उल्टा रख दिया, ठीक है ना। तो ये कुप्पी जैसा हो गया। भाई एक हिस्सा तो ये है आपका बोतल का आधा कटा हुआ हिस्सा। अब इसका ऊपर का आधा कटा हुआ हिस्सा काट करके हमने क्या कर दिया? इसी के ऊपर रख दिया।
यहां पर पहले हमने क्या कर दिया, पतले कागज के नैपकिन बिछा दिए या जो कपड़ा होता है वो बिछा दिया। इसके ऊपर हमने रुई, बजरी, रेत इस तरीके के पदार्थ क्या कर दिए, बिछा दिए। और उसके बाद में गंदा सा जल हमने क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। तो जब हम इसके अंदर इसको डालेंगे तो उस जल की कई सारी जो अशुद्धियां हैं यहीं पर रह जाएगी और बिल्कुल शुद्ध जल जो है छन करके यहाँ पर नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है। अपने घर में उपयोग होने वाले पीने का जल आप कैसे प्राप्त करते हैं? यदि हम प्रदूषित जल पिए तो क्या होगा? तो वर्तमान में जो आप देखते हो ओरो मशीन आती है कि नहीं आती है? तो वो क्या करती है, जल को फिल्टर करती है, जल के अंदर जो लवण होते हैं अतिरिक्त उनको निकाल देती है वो, है ना। वो जो बहुत परेशान है वह पहली से कहता है कि उसने जो जल पिया था वो देखने में स्वच्छ था तथा उसमें कोई गंध भी नहीं थी, परंतु फिर भी वो बीमार हो गया। तो मुझे बताओ कि जो बिल्कुल स्वच्छ का मतलब पारदर्शी पानी दिखाई दे रहा अपने को, उसमें किसी भी प्रकार की गंध भी नहीं आ रही है, फिर भी वो जल प्रदूषित हो सकता है, क्योंकि कई सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो जल का रंग नहीं बदलते हैं, उसकी गंध नहीं बदलते हैं और उसमें मौजूद रहते हैं और पीने वाले व्यक्ति को क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। पहली स्पष्ट करती है कि देखने में जो जल स्वच्छ प्रतीत होता है उसमें रोगवाहक सूक्ष्म जीव तथा घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं, तब पीने से पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए जल को उबालकर शुद्ध कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लेना भैया। जल को उबाल करके क्या किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। एक बात यह भी अंडरलाइन करो, पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहा जाता है, पेयजल कहा जाता है। क्या भाई सबने अंडरलाइन? यस सर। यस सर। यस सर। आपने देखा कि किस प्रकार विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा जलाशय में गिराने से पूर्व वाहित मल उपचार संयंत्र में जल को शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार नगर निगम अथवा नगर पालिकाएं घरों में आपूर्ति करने से पूर्व जल का क्या करती है भाई, उपचार करती है। तो जो नगरीय जल आता है यानी कि नल का जो जल आता है उसको पहले उपचारित किया जाता है और उसके बाद में फिर घरों में वितरित किया जाता है। आगे देखो, संसार की लगभग 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिलता है, यानी कि उपयुक्त पेयजल या सही मात्रा में उनको पेयजल नहीं मिल पाता। 25% जनसंख्या ऐसी है संसार में। आइए देखें कि जल को पीने के लिए निरापद कैसे बनाया जा सकता है। आप ये देख चुके हैं कि जल को कैसे फिल्टर करते हैं। ये अपद्रव्यों को दूर करने की भौतिक विधि है। आम प्रचलित घरेलू फिल्टर कैंडल फिल्टर होता है। तो घरों के अंदर भी जो फिल्टर मशीन आती है, फिल्टर क्या, आरओ मशीन अपन कहते हैं उसको, तो उसके द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। बहुत से घरों में निरापद जल को प्राप्त करने के लिए उबालने की विधि का उपयोग किया जाता है। उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। तो जल को शुद्ध करने की एक विधि आ गई, जल को उबाल करके। दूसरा देखो, जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि में क्लोरीकरण है। देखो क्लोरीकरण के लिए क्या करते हैं, जल में या तो क्लोरीन की गोलियां डाल देते हैं या फिर विरंजक चूर्ण डाल देते हैं। तो इनसे क्लोरीन गैस निकलती है और ये क्लोरीन गैस जल में उपस्थित जो रोगाणु हैं उनको क्या कर देती, मार देती है। हमें सावधान रहना चाहिए, हमें क्लोरीन की गोलियों का निर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं डालना चाहिए। जैसे नल का पानी आता है भाई, तो उसमें क्या होता है, विरंजक चूर्ण डाला जाता है। तो वो विरंजक चूर्ण यदि आवश्यकता से ज्यादा डाल दिया गया और उससे निकलने वाली जो क्लोरीन गैस है तो वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है, यानी कि पानी को पीने वाला जो व्यक्ति है उसको भी वो क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है भाई। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी का अपन कल पढ़ लेंगे, है ना। ओके सर। थैंक यू 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 सर। थैंक यू।